नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मेरा जो लेक्चर रहेगा जीएस पर रहेगा। किसमें? जीएस यानी सामान्य ज्ञान पर। तो हमने पिछले 2-3 वीडियो आप सबको बता चुके हैं, यानी दे चुके हैं, जिसमें हमने आप सबके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीएस के प्रोवाइड करा चुके हैं। तो जैसे हमने पहले लेक्चर में बताया था, राजधानी, भारत के राज्य और उनकी राजधानियाँ बताए थे। सेकेंड लेक्चर हमारा था क्या, दिवस बताए थे। और हमने भारत में प्रथम बार, जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, इन सब के बारे में हमने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमने आप सबको बता दिया। तो आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं हम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दें कि हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी विद राजेश मौर्य। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सबको आने वाला वीडियो का जो नोटिफिकेशन आता है वो तुरंत आपको मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, यानी अगर देखा जाता है एरिया के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। विश्व में क्षेत्रफल मतलब एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश सबसे बड़ा देश अब हो जाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाता है कि विश्व में सबसे अधिक एरिया मतलब सबसे अधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो हो जाएगा तो रूस। क्या हो जाएगा? रूस, या इसे रसिया भी कहते हैं। क्या? रसिया भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना। क्या बोला जाता है? रूस या रसिया भी बोला जाता है। अब रूस की राजधानी यहाँ पर आप सबको हम बता दे रहे हैं। रूस की राजधानी तो रूस की राजधानी क्या हो जाएगी? मॉस्को। हम मैक्सिको भी कह सकते हैं, मॉस्को भी कहा जाता है। तो रूस की राजधानी मैक्सिको या मॉस्को दोनों कहा जा सकता है। तो रूस की राजधानी मॉस्को हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? तो हमारा रूस हो जाएगा या रसिया, उसकी राजधानी मॉस्को। अब हो जाता है ये सबसे बड़ा। अब हो जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश, या विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश। अभी तक हमने बताया सबसे बड़ा देश कौन सा होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब आ जाता है सबसे छोटा देश। क्या हो जाएगा? सबसे छोटा देश। तो सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा? वेटिकन सिटी। क्या हो जाएगा? वेटिकन सिटी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा हो गया। अब आ जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। क्या हो जाता है? यानी अब सबसे बड़ा देश रूस हो जाएगा और सबसे छोटा वेटिकन सिटी हो गया। अब भारत का कौन सा स्थान आ जाता है, इसको देख लेते हैं। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है, ये हो जाता है। यानी विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। अब पहला ना है ना अंतिम, तो देखा जाता है कि कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। कौन सा? 7वां स्थान है। तो ये ध्यान रखना, एरिया मतलब एरिया की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान, तो 7वां स्थान हो जाएगा। अब ये हो गया। अब देख लेते हैं भारत में क्या, कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य
अभी तक हमने आप सबको विश्व में बताया, अब भारत में देख लेते हैं कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, या भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर क्या कर लेते हैं, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाए, तो राजस्थान। अब राजस्थान, राजस्थान की राजधानी हमने अब आपको बता दिया जयपुर होता है, क्या जयपुर होता है। जयपुर को और किस नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, गुलाबी शहर के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि आप सब देखें, अगर कोई गया होगा वहां पर, क्योंकि वहाँ की जो घरें बने यानी जो दीवार बने हैं वो गुलाबी कलर से बने हैं। कैसे गुलाबी कलर से, जितने भी घर वहां पर आप देखेंगे सब गुलाबी कलर से पाए जाते, गुलाबी कलर के रंग के पाए, इसीलिए उसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। अब सबसे छोटा कौन सा होता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, यानी तो क्या हो जाएगा, गोवा। क्या हो जाएगा, गोवा। अब गोवा की राजधानी क्या होता है, पणजी होता है। क्या होता है, पणजी होता है। तो ये नोट कर लीजिए, एक बार दोबारा आप सबको हम रिपीट कर दे रहे हैं कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस, रूस की राजधानी मॉस्को है, जिसे रशिया के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी हो जाएगा। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। कौन सा, 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा, क्या राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा, क्या गोवा। गोवा की राजधानी क्या हो जाएगा, पणजी हो जाएगी। ये आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबको बता रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, यानी दिल्ली भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली लेंगे, ये कब बनी थी, इसको देख लेते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो दिल्ली जो होता है भारत की राजधानी कब बनी, तो 1911 में। कब बनी, तो 1911 में बनी थी। अब आ जाता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, यानी सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, तो बृहस्पति। क्या हो जाएगा, बृहस्पति। तो ये नोट कर लेना, सॉरी तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। और सबसे चमकीला ग्रह, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा, शुक्र। ये ध्यान रखना, क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। सबसे बड़ा तो बृहस्पति, सबसे चमकीला कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। अब आ जाता है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, क्या खेल दिवस कब मनाया जाता है, मनाया जाता है।
तो खेल दिवस जो हमारा मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। अब क्यों मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के इनके जन्मदिन, यानी इनका जन्मदिन जो हुआ था इसी के दिन हुआ, तो 29 अगस्त। तो इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इन्हें यानी हॉकी का जादूगर कहा जाता था। किसका? हॉकी का जादूगर इन्हें कहा जाता था। इसलिए इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं? खेल दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन ये बनता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम खेल दिवस मनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता, इसको रचना करने वाले कौन थे? वेद व्यास या वेद व्यास कह सकते हैं। वेद व्यास या वेद व्यास, जो भी आप पढ़ सकते हैं। तो महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास जी थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता तो रामायण के रचयिता कौन से थे? महर्षि वाल्मीकि। कौन से थे? महर्षि वाल्मीकि। तो ये ध्यान रखना कि रामायण के रचयिता कौन हो जाएंगे? महर्षि वाल्मीकि हो जाएंगे। अब आ जाता है रामचरितमानस के रचयिता। रामचरितमानस मानस के रचयिता कौन थे? किसके रचयिता? रामचरितमानस के रचयिता। अब रामचरितमानस के रचयिता कौन हो जाएंगे? हमारे तुलसीदास। कौन से हो जाएंगे? तुलसीदास। दास थे। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो समझ लीजिए, हम आपके लिए कई किताबों से छाट कर आप सबको ये जो होता क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो एक बार दोबारा हम रिपीट कर दे रहे हैं, हमने जितना बताया है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा हमारा? बृहस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। खेल दिवस कब मनाया जाता? 29 अगस्त को। कब मनाया जाता? 29 अगस्त को मनाया जाता है। महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास थे। कौन? वेद व्यास थे। रामायण के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। कौन से थे? महर्षि वाल्मीकि। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तो तुलसीदास थे। कौन थे? तुलसीदास। ये आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आइए तो भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक क्या है? लेखक कौन थे? भारत या भारतीय राष्ट्रीय गान के लेखक। भारतीय राष्ट्रगान के लेखक कौन थे? कौन? तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय गान क्या है। राष्ट्रीय गान क्या है, क्योंकि इस समय प्रेजेंट समय में है। तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन अधिनायक जय। क्या है? जन गण मन अधिनायक जय। तो उनके लेखक कौन है, ये ध्यान रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर। कौन हो जाएंगे?
रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये ध्यान रखना, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ये राष्ट्रीय गान हमारा क्या है? तो राष्ट्रीय गान जो हमारा हो जाएगा, राष्ट्रीय गान क्या हो जाएगा? जन गण मन अधिनायक। जन गण मन अधिनायक। अगर कोई पूछ लेता कि हमारा राष्ट्रीय गान क्या है, तो क्या हो जाएगा? जन गण मन अधिनायक जय है। ये पता हो गया। अब राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है या रचयिता इसके कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाए। कौन हो जाए? रविंद्रनाथ टैगोर। अब भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसको कितने सेकंड में गाया जाता है या गाया जाना चाहिए? या गाया जाता है या गाया जाना चाहिए? तो राष्ट्रीय गान कितने समय में पूरा होना चाहिए? राष्ट्रीय गान कितने समय में पूरा होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि हमारा जो राष्ट्रीय गान ये लगभग कितने समय में पूरा होना चाहिए? तो 52 सेकेंड में। 52 सेकेंड में कि हमारा राष्ट्रीय गान लगभग कितने समय में? 52 सेकेंड में ये पूरा होना चाहिए। लेकिन तो आपातकालीन मतलब इमरजेंसी में अगर देखा जाए, कोई भी इमरजेंसी आ जाती है आपातकालीन में, कितना समय में पूरा होना चाहिए? तो ओनली 20 सेकेंड। कितने? 20 सेकेंड में। लेकिन आपातकालीन में इसे 20 सेकेंड में पूरा किया जा सकता है। पूरा किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना। आपातकालीन मतलब कि ये होता है कि पहले 4 लाइन और लास्ट के 4 लाइन, वही 2-4 बार में गा के मतलब कंप्लीट पहले और लास्ट की केवल गाया जाता है। तो ये आपातकालीन में कितने समय में हमें पूरा करना चाहिए? तो ओनली बात 20 सेकंड, 20 सेकंड में। लेकिन तो कोई आपातकालीन नॉर्मल कंडीशन में देखा जाता है, जब हमारा 15 अगस्त या 26 जनवरी को, तो 52 सेकंड में पूरा होना चाहिए। कितने? 52 सेकंड में पूरा होना चाहिए। लेकिन तो अगर इमरजेंसी कोई पड़ जाता है तो उस समय हम राष्ट्रगान को 20 सेकंड में पूरा कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, हमने आप सबको राष्ट्रगान के बारे में पूरा अच्छे तरीके से बता दिया। अब आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत तो हमने एक बार हमने आप सबको बता दिया है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम, ये ध्यान रखना। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। अब इसके रचयिता कौन हो जाए? राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हो जाएंगे? इसके रचयिता हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये ध्यान रखना कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या? वंदे मातरम। इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। तो ये आप सबको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहे हैं। और हम आगे देखते हैं, अब भारत का झंडा गीत कौन सा? भारत का झंडा गीत कौन सा है? भारत का
झंडा गीत, झंडा गीत कौन सा है? क्या हो जाएगा? भारत का झंडा गीत कौन सा हो जाएगा? तो भारत के झंडा गीत क्या है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। क्या हो जाएगा? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय सॉरी झंडा गीत हो जाए। क्या हो जाएगा? झंडा गीत। अब इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? झंडा गीत के रचयिता झंडा गीत के रचयिता कौन हो जाएंगे? श्यामलाल गुप्त। कौन हो जाएंगे? श्यामलाल गुप्त। श्यामलाल गुप्त हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, अगर पूछ लेता कि झंडा गीत के रचयिता कौन हो जाएंगे तो श्यामलाल गुप्त हो जाएंगे। अब आता कि भारत का राष्ट्रीय जो ध्वज है उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना होना चाहिए? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग है इंडिया का, उसका लंबाई तथा चौड़ाई का रेशियो कितना होना चाहिए? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी होनी? लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना होना चाहिए? लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना होना चाहिए? अनुपात कितना होना चाहिए? अब लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, तो यहां पर हमें ध्यान रखना जरूरी है, लंबाई और चौड़ाई इसका अनुपात कितना होना चाहिए? तो अनुपात वैसे होता है 3:2, मतलब लंबाई 3 मीटर रहेगा और चौड़ाई 2 मीटर रहेगा। कितना? लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर होना चाहिए। अगर इस तरह पूछता है तो बाई चांस अगर पूछ लेता है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होना चाहिए, या पूछ लेता अगर आर या अथवा करके चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होना चाहिए, उल्टा करके अगर पूछ लेता है तो कितना हो जाएगा? हमारा 2:3 होना चाहिए। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। बहुत लोग यही पढ़े रहते हैं कि भारत का राष्ट्रीय जो ध्वज है उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना? 3:3। तो अगर वहीं पर तुरंत पूछ लेता कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होना चाहिए तो तुरंत इसका आंसर बदल जाएगा, 2:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। तो इतना जरूर इसको ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का क्या नाम है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री के इसको यहां लिख लेना, 2:3। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का क्या नाम है? क्या नाम है? अब यहां पर आपकी दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो यहां पर क्लियर हो रहा बिना आंसर बताए। अब क्या हो रहा हम बता रहे कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का, तो इसका मतलब लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहां पर स्थित है? तो मतलब दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। एक क्वेश्चन में ही आपका एक आंसर छिपा है। यानी लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल कहां पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। अब उसका क्या नाम है ये यहाँ पर पूछ रहा है।
तो उसका क्या नाम हो जाएगा? विजय घाट। विजय घाट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? विजय घाट है। अब विजय घाट कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित। किसके समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल हो जाएगा। ये आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक बार दोबारा हम रिपीट करते हैं शुरू से। भारत का झंडा गीत कौन सा है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। कौन सा? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसके रचयिता कौन है? श्यामलाल गुप्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? श्यामलाल गुप्त हो जाएंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना होना चाहिए? 3:2 का रेशियो होना चाहिए। अगर वहीं पर चौड़ाई या लंबाई का अनुपात पूछ लेता है तो 2:3 का रेशियो होना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो विजय घाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विजय घाट। अब विजय घाट में किसके समाधि स्थल का नाम है? लाल बहादुर शास्त्री। विजय घाट कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित। इससे पूछने का तरीका मतलब कई क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जिस तरह एक क्वेश्चन हम आप सबको बता रहे हैं ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप जरूर ध्यान रखिए कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह घुमा के पूछा जा सकता है। अब हम आगे देखते हैं महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? समाधि स्थल का क्या नाम है? तो ये ध्यान रखना कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल जो उसका नाम क्या है? तो राजघाट। क्या नाम है? राजघाट। अब ये कहां पर स्थित है? ये भी ध्यान रखना, दिल्ली में स्थित है। कहां पर? दिल्ली में स्थित है। तो यहां से आपके भी कई क्वेश्चन बने कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट। राजघाट कहां पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित। ये क्वेश्चन हो गया। और हम आगे देखते हैं किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? किस धातु का प्रयोग मनुष्य ने सबसे पहले किया था? किस धातु का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया? सबसे पहले किया था। यानी जो मनुष्य है उन्होंने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो कॉपर या तांबा। ये ध्यान रखना, कॉपर या उसे तांबा भी बोला जाता है। तो मनुष्यों ने सबसे पहले किस मेटल का प्रयोग किया था? तो कॉपर या तांबा का प्रयोग किया था। अब ये क्वेश्चन अगला हम देखते हैं कि भारत में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत किस नगर में की गई थी? नहीं, जो हमारे देश में मेट्रो की शुरुआत की गई थी तो सबसे पहले किस नगर या किस राज्य में की गई थी या चलाई गई थी? भारत में सबसे पहले मेट्रो की शुरू भारत में सबसे पहले या पहली बार, ऐसा लिख सकते हैं, भारत में पहली बार मेट्रो किस नगर में चलाई गई थी? किस नगर में चलाई गई थी? तो ये ध्यान रखना कि भारत में पहली बार मेट्रो जो ट्रेन है जो आजकल चल रही है किस नगर में सबसे पहले चलाई गई? तो कोलकाता।
कोलकाता। अब कोलकाता कहाँ की राजधानी है या किसकी राजधानी? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो जाएगा। अब यार आ जाता अगला क्वेश्चन कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति। प्रथम भारतीय व्यक्ति तो सबसे पहले कौन भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे पहले पहुंचे थे? तो राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। कब? 1984 में। राकेश शर्मा कब पहुंचे? तो 1984। ये ध्यान रखना। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम या पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा। कब गए थे इन्होंने? 1984 में गए थे। तो ये क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। एक बार दोबारा हम रिपीट करते हैं कि महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम? राजघाट। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है किस धातु का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था? कॉपर या तांबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारत में सबसे पहली बार मेट्रो किस नगर में चलाया गया था? किस नगर में चलाया गया था या भारत में पहली बार मेट्रो किस नगर में चलाई गई थी? तो कोलकाता है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा है। कब? 1984 में। और हम आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? कब हुई? तो ये ध्यान अगर पूछ लेता कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई तो 24 अक्टूबर 1945। कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अब अगला आ जाता है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। यह किसने कहा कि मैं इसे लेकर रहूंगी? यह किसने कहा था? यह शब्द किसने प्रयोग किया था पहली बार? यह किसने कहा था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको मैं लेकर रहूंगा। तो ये ध्यान रखना अगर पूछ लेता है ये शब्द किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको मैं लेकर रहूंगा, तो किसने कहा था? लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य तिलक। तो ये ध्यान रखना स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, इसको मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक उसे कह सकते हैं। 2020 का ओलंपिक खेल कहां पर हुआ था? यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2020 का ओलंपिक खेल कहां हुआ था या कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था? तो
2020 का ओलंपिक खेल जो है वो कहां पर हुआ था? तो हुआ था जापान में। कहां पर? जापान में। जापान में। ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है या कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? 4 वर्ष। ये ध्यान रखना। तो कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। इन्हें तो ओलंपिक जो खेल है 2020 में कहा होता है? जापान में। जापान की राजधानी क्या होती है? टोक्यो होती है। क्या होती है? टोक्यो होती है। तो एक बार दोबारा हम रिपीट कर दे रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, इसको मैं लेकर रहूंगी। ये किसने कहा? लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। 2020 का ओलंपिक खेल कहां पर हुआ था? जापान में। जापान की राजधानी टोक्यो होती है। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? 4 वर्ष। तो हमने जो आप सबको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं वीडियो के द्वारा, समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन के लिए। तो हम कोशिश करेंगे हमारा जो जीएस का लेक्चर रहेगा, जरूर 1-2 लेक्चर आप सबको सप्ताह में प्रोवाइड करेंगे। कोशिश रहेगा तो हो सकता है कि एक दिन के अल्टरनेट यानी एक दिन के अंतराल पर ही जीएस के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बुकों से हम आप सबको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ये आप सबको लेक्चर कैसा लगा यूट्यूब यानी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट एक बार करके बताइएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।